भजनकर साहब के पास जा रहा हूँ नतीजों पे और बाकी सारे डेवलपमेंट से बातचीत करने के लिए। केशव सर, थैंक यू सो मच सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। सेंचुरी प्लाईबोर्ड के नंबर स्क्रीन पर रखिएगा। नंबर्स अच्छा आए थे Q4 के। आय में 25% का जंप, बीटा 32% उछला, मार्जिन में 100 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट साल दर साल और मुनाफा 49% इंप्रूव होता हुआ। तो नंबर्स तो बढ़िया थे। नंबर्स पे बाद में आऊंगा भजनकर साहब, लेकिन जो हेडलाइन थी कि आप लोग 870 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट तैयार कर रहे हो, एक नया प्लाईवुड और पार्टिकल बोर्ड का यूनिट ओडिशा में। अभी जो हमारी क्षमता है भजनकर साहब, उसका कितना यूटिलाइज हम कर रहे हैं? और ये जो हम नया प्लांट लगाने की योजना बना रहे हैं, ये कब तक कमीशन होता हुआ नजर आएगा? एक पार्ट के तो 2 फेज है और एक तो सिंगल फेज में रेडी होना है, ऐसा वो रिलीज कह रही थी। तो ये कब तक कमीशन हो रहा होगा और इसकी कमीशनिंग के मायने क्या होंगे? कितना एसेट स्वेट कर रहे होंगे हम लोग? क्या रेवेन्यू प्रोजेक्शंस बदल रहे होंगे हमारे अगर ये कमीशन हो गया? गुड आफ्टरनून, धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। देखिए, मुझे लगता है जैसा आपने कहा है नतीजे अच्छे थे। ये जो ओडिशा यूनिट है इसमें मैं एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ। कोई भी एक नया केपेक्स आता है तो इसमें गवर्नमेंट के साथ पहला स्टेप होता है एमओयू। एमओयू के बाद आप देखेंगे कि लैंड सिलेक्शन, तो लैंड आइडेंटिफिकेशन एंड लैंड हैंडिंग ओवर, ये पूरे प्रोसेस में करीब 2 साल लगते हैं। तो अभी ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे लिए इमीडिएट प्रोजेक्ट नहीं है। ये जो प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है और ऐसे ही एमओयू हमने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भी साइन किए हुए हैं। ऐसे ही एक एमओयू हमने साउथ में भी साइन किया हुआ है। तो क्या है कि ये दीज आर इन्वेस्टमेंट्स इनटू द फ्यूचर। तो ये अभी प्लांट कॉन्क्रीट नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने एमओयू किया है तो ये जरूरी होता है कि हम स्टॉक एक्सचेंज को नोटिफाई करें और हमारे इन्वेस्टर्स को नोटिफाई करें। तो अभी ऑन पेपर मामला है, टाइम लगेगा, अभी बस शुरुआत हुई है। जैसे जैसे कंक्रीट होगा अपन इस पर आगे बातचीत कर रहे होंगे। अभी तो फिर ये पूछने का मतलब भी नहीं कि 800 850 करोड़ रुपए जो आप खर्च करोगे कहां से कैसे मोबिलाइज कर रहोगे, तो वाला पार्ट छोड़ता हूं। ये बाकी दोनों एमओयूज में एक था वो चेन्नई के मेरे ख्याल से होशियारपुर वाला और दूसरा था वो यूपी वाला। वो भी अभी पेपर स्टेज पे ही है कि उनमें कुछ में काम बढ़ गया आगे? जो हमारा उत्तर प्रदेश का है उसके अंदर जो होशियारपुर का था हमारा पंजाब वाला, वो तो ऑलरेडी प्रोडक्शन स्टार्ट इस साल दिसंबर तक हम करने की चेष्टा करेंगे। तो इसी साल वो यूनिट की कमीशनिंग होगी। वहां लैंड एक्विजिशन लास्ट ईयर हो चुका था, अब जोर शोर से ग्राउंड पे काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी लैंड के स्टेज पे बात है और हमने ये एमओयू तो काफी पहले साइन किया था। अब जो ये लैंड आइडेंटिफिकेशन एंड लैंड हैंडओवर है, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले क्वार्टर के अंदर हो जाएगी। तो एक बार वो हो जाता है फिर उसके बाद साल भर के अंदर हम नया प्लाईवुड यूनिट लाने का चेष्टा करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो एमडीएफ यूनिट है उसके ऊपर अभी भी चर्चा और डिस्कशन चल रही है। इवन दो हमें इन प्रिंसिपल बोर्ड से अप्रूवल ले लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें फाइनलाइजेशन में थोड़ा और टाइम लग सकता है। तो बेसिकली हम ग्राउंड तैयार कर रहे हैं आगे की परसीव डिमांड के लिए, केपेक्स की तैयारी के लिए। अपना जेस्टेशन पीरियड है, उसका समय लग रहा होगा। तो इस समय जो भजनकर साहब हमारी कैपेसिटीज हैं उनका यूटिलाइजेशन हम ऑप्टिमम कैपेसिटीज पे यूटिलाइज कर रहे हैं? अभी चल क्या रहा है? अभी हम करीब 90% प्लस प्लाईवुड में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। एमडीएफ में हम 80% प्लस पे हैं। पार्टिकल बोर्ड में हम 60% प्लस पे हैं। और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि साल के एंड तक हम ज्यादातर कैपेसिटीज में क्लोज टू पीक यूटिलाइजेशन आ जाएंगे। मुझे लगता है कि 80% प्लस तो हम सब में ही रहेंगे। प्लाईवुड में 90% प्लस हम ऑलरेडी हैं। तो चेष्टा ये रहेगी कि प्लाईवुड की हमारी जो नई होशियारपुर की यूनिट है उसे जल्द से जल्द हम शुरू करें। अटेम्प्ट अगले क्वार्टर का ही है, लेकिन मुझे लगता है कि सेफली Q3 के पहले हम उस यूनिट को कमीशन कर लेंगे। और ये तो अगर सारे एक कमिश्निंग का अपडेट आया था वैसे आंध्र प्रदेश के नायडूपेटा में रेजिन की नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई थी, वो कमीशन हो गई है 28 मई को। ये रेजिन पे उतरने का मतलब बेसिकली हम हमारे डीलर्स, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारा सारा चैनल रेडी है, हम क्यों ना मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करें और इजीली उस पूरे नेटवर्क का फायदा उठाएं। ये वही उसी लॉजिक से उतर रहे हैं हम लोग? नहीं, इसमें मैं क्लैरिफिकेशन देता हूँ। ये जो रेजिन प्लांट है ये 100% कैप्टिव कंजम्पशन के लिए है।
अगर हम बात करें तो प्लाईवुड हो गई, लैमिनेट हो गई, एमडीएफ हो गए, सब में ही रेज़िन का उपयोग होता है। 2 कंपोनेंट रहते हैं, जैसे प्लाईवुड में होता है कोर वेनियर, फेस वेनियर, तो वेनियर प्लस रेज़िन, एमडीएफ में होता है वुड जो एग्रोफॉरेस्ट्री वुड है प्लस रेज़िन, एंड लैमिनेट में होता है पेपर प्लस रेज़िन। तो ये 100% हमारी जो बडवेल और हमारी जो टीवीके की नई यूनिट चेन्नई में स्टार्ट हुई है, उनको सप्लाई करने के लिए ही ये रेज़िन प्लांट लगाया गया है, और इससे जो रेज़िन हम आज के दिन कंज़्यूम कर रहे थे, उसमें हमें 10% से ज़्यादा की सेविंग होगी। हाँ, तो इसको अपन कहें, वो कहते हैं ना बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ये वो है बिल्कुल। रेजिन का। हम अपने ही धंधे में उस रेजिन का इस्तेमाल कर रहे होंगे। अच्छा, टॉप लाइन में इस क्वार्टर में केशव जी 24.5% का उछाल। सेगमेंट वाइज मैट्रिक्स देखूं तो एमडीएफ 30% की रेट से बढ़ रहा है। पार्टिकल बोर्ड्स का वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली स्पाइक हो रहे हैं। ये क्या वो स्ट्रक्चरल कंज्यूमर शिफ्ट है, ट्रेडिशनल प्लाईवुड की जगह बाकियों का प्रेफरेंस, या फिर ऐसा कुछ हुआ कि ऑफ लेट कमिश्निंग कुछ नए कैपेसिटीज आई, इस स्पेस में आई, इसीलिए वॉल्यूम स्पाइक होते हुए नजर आ रहे हैं? रैशनल क्या है? मुझे लगता है कि दोनों का ही इम्पैक्ट पड़ा है, जो आपने कहा है एकदम सही कहा है। हाँ। थोड़ा जो ग्रोथ रेट है वो एमडीएफ एंड पार्टिकल बोर्ड में ज़्यादा है। इसका कारण ये है कि बेस बहुत छोटा है। अगर आप प्लाईवुड की मार्केट देखें तो 30,000 करोड़ के आसपास की टोटल प्लाईवुड की मार्केट है, जबकि एमडीएफ एंड पार्टिकल बोर्ड में दोनों मार्केट मिला के भी 10,000 करोड़ के आसपास ही मार्केट होगी। तो मुझे लगता है कि आज के दिन आगे जाने के समय में अम, ये ग्रोथ रेट में थोड़ा अंतर रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टिकल बोर्ड में जो आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं, उसमें हमारा बेस बहुत कम है, क्योंकि लास्ट ईयर हमारे पास हमारी नई कैपेसिटी आई नहीं थी। तो हमारी डेली कैपेसिटी सिर्फ 250 क्यूबिक मीटर पर डे की मैक्सिमम कैपेसिटी थी, जो आज के दिन 800 क्यूबिक मीटर पर डे की हो गई है। तो अब पार्टिकल बोर्ड में जब हमने कैपेसिटी 3 गुना बढ़ा लिया है, तो इसमें ग्रोथ आपको काफ़ी बढ़िया दिखेगा। अच्छा, अब वो मैक्रो एनवायरनमेंट, वो वेस्ट एशिया क्राइसिस, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, आई एम श्योर सेंचुरी प्लाईवुड भी कुछ ना कुछ फील कर रहा होगा वो सब डिस्ट्रप्शंस का असर। हमने हाल मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड में जाते जाते सेंचुरी प्लाईवुड ने अपनी एमडीएफ की कीमतें बढ़ाई थी, एक नहीं शायद 2 बार बढ़ाई थी। शायद यही एक्सेसेस, कुछ उस टाइम के एक्सेसेस होंगे उसे पास ऑन करने के लिए। उसको पास ऑन करने के बाद कोई फर्दर स्ट्रेन मार्जिन्स पे नहीं है, या और पास ऑन करने की जरूरत? और अब बदलती परिस्थिति के बीच में प्राइसिंग प्रेशर है कैसा सर? देखिए, उस समय जो हमें दिख रहा था कि हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ है, वो हमने मार्केट को पास ऑन कर दी। सिर्फ हाँ, एमडीएफ में नहीं, हमने प्लाईवुड में भी किया है हाँ, 5% हाँ। से ज़्यादा, लैमिनेट में भी 10% से ज़्यादा, पार्टिकल बोर्ड में भी 10% से ज़्यादा। इसका प्राइमरी रीज़न ये है कि हमारे जो रेज़िन्स हैं, हमारे जो केमिकल यूज़ होते हैं, वो ज़्यादातर क्रूड डेरिवेटिव है। तो जैसे क्रूड के दाम बढ़ते हैं, उन केमिकल्स के भी दाम काफ़ी बढ़ जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय कमेंट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि वोलेटाइल है सिचुएशन। आप देखेंगे कि प्राइसेस में फ्लक्चुएशन अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। जो पीक के प्राइसेस थे, मुझे लगता है कि अब वो नहीं रहेंगे, अब वो थोड़े लोअर हो गए हैं, और भी होने चाहिए। लेकिन ये सिचुएशन कब चेंज हो जाए, ये इसका कोई अंदाज़ा हमें नहीं है। ऑन ग्राउंड डिमांड कैसी है? रियल एस्टेट थोड़ा सा कूल ऑफ होने के इंडिकेशंस थे, थोड़ा सा काफी तेजी तूल पकड़ गई थी, शायद ये रीजन होगा। पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कंज्यूमर सेंटिमेंट जरूर हिट हुआ है पिछले 2-3 महीने से। वेस्ट एशिया क्राइसिस हो, मेरी जेब का बजट हो, सब गड़बड़ा गया महंगाई के बीच में। रियल एस्टेट शायद ना, तो वो जो रेनोवेशन के बजट होते हैं वो तो थोड़े डिफर हुए होंगे। ऐसा कुछ फील कर रहे हो क्या ऑन ग्राउंड आप? देखिए, इसमें 2 पहलू होते हैं। एक, हमारी टोटल जो मार्केट शेयर है, तो वो ऑर्गेनाइज़ सेगमेंट की मार्केट शेयर प्लाईवुड में सिर्फ 30% है, 70% अभी भी अनऑर्गेनाइज़्ड है। और मैंने देखा है कि जब डीमोनेटाइजेशन आया था, जब जीएसटी आया था, जब कोविड आया था, तो ये सारी डिसरप्शंस के बाद ऑर्गेनाइज़ का डिमांड काफ़ी ज़ोर से बढ़ता है। कि कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए, कस्टमर्स को ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि मैं रिस्क नहीं लूँ, क्योंकि अब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और महँगाई बढ़ रही है, तो थोड़ा और दे के मैं सेफ हो जाऊँ। तो इसमें ट्रांज़िशन अच्छा रहता है। मतलब मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइज़ का शेयर तो बढ़ता ही है। ये लॉन्ग टर्म प्ले है, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी थोड़ा कभी-कभार बेनिफिट मिलता है कि हमारे पास रॉ मटेरियल रहता है, हमारे पास इन्वेंटरी रहता है, हमारे सप्लाई चेन नेटवर्क्स बेटर है। हम रॉ मटेरियल को सोर्स जल्दी कर पाते हैं, और हम पिवट बहुत जल्दी कर पाते हैं, जो शायद बाकी लोग नहीं कर पाए। तो हमारे लिए अप्रैल हमारी हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट मंथ था। इट वाज़ रिकॉर्ड मंथ इन टर्म्स ऑफ सेल्स इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंपनी। तो मुझे लगता है कि ऑन ग्राउंड अभी हमें ये हेडविंड्स नहीं दिख रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंटिन्यू करें।
एक लास्ट सवाल, FY31 तक के हमारे एस्पिरेशनल टारगेट्स हैं आय को 12,000 करोड़ पे ले जाने के लिए। FY26 की क्लोज से देखूं तो हम 18% CAGR से ग्रो करना चाहते हैं। वो ठीक है लॉन्ग टर्म का, यही इसी को कैलकुलेट करके मान लूं FY27 में 18% ग्रोथ डिलीवर कर रहे होगे, या आपका बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन कुछ और कहता है? किस तरह के रेवेन्यू, किस तरह के मार्जिन प्रोफाइल्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस साल डिलीवर कर पाओगे? देखिए, अभी वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो आपने एकदम सही बोला है, हमने गाइडेंस देना बंद कर दिया है क्योंकि हम नॉर्मली चेष्टा करते हैं कि बहुत एक्यूरेट गाइडेंस दे पाएँ और अभी ये सिचुएशन मुझे तो पिछले हफ्ते लग रहा था हम कि नहीं वो देंगे एंड क्योंकि होने वाला मामला है। गड़बड़ है केशव, लेकिन बोर्ड रूम में चर्चा जरूर हो रही होगी। केशव अपन लोग मिलके इतना तो कर लेंगे इस बार, ऐसा कुछ तो हुआ होगा चर्चा में। देखिए, जो 12,000 करोड़ का टारगेट आप बोल रहे हैं, वो मेरे हिसाब से बहुत ऑप्टिमिस्टिक टारगेट नहीं है। वो एक बहुत ही रियलिस्टिक टारगेट है और मुझे लगता है कि हम इसकी तरफ काफ़ी काफ़ी मीनिंगफुली बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो टारगेट है, वो जो ग्रोथ हमें मिलनी चाहिए इस टारगेट को अचीव करने के लिए, दोनों ऑन ट्रैक है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स का मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट हमेशा से, और आज भी कॉन्फिडेंट आगे के आउटलुक को लेकर। ब्रेक